करियर मेकर में आप सभी का भरपूर स्वागत है। एसएससी जीडी की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपके सामने 22वें नंबर का वीडियो लेकर के आए हुए हैं। आशा है कि हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा और आप उसका लाभ उठा पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप करियर मेकर की प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आपको लगातार 21 वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आशा है कि हमारे वीडियो आपको पसंद आएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। आप शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखें, पहला प्रश्न क्या है। डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं। डेकाथलॉन एक इवेंट होता है, खेल होता है। तो पूछ रहा है इसमें कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। तो याद रखें, जो डेकाथलॉन होता है तो डेकाथलॉन में आपका 10 आपका क्या होते हैं, इवेंट होते हैं। ठीक है, खेल होता है डेकाथलॉन और इसमें आपका 10 इवेंट शामिल होते हैं। ठीक है, तो खेलों का एक समूह है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित है। देखें, 25 से 28 मतलब अगर मैं कहूँ ये बात कहाँ की है, भाग 3। संविधान का भाग 3 जो है ये फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। और आप सबको विदित होगा कि जो मौलिक अधिकार हैं वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, तो पहले 7 मौलिक अधिकार रहे हैं, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगी समानता का अधिकार। ठीक है, पहला मिल जाएगा आपको समानता का अधिकार, दूसरा मिल जाएगा आपको स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और जो छठवां फंडामेंटल राइट्स है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये आपका छठवां मौलिक अधिकार है। तो समानता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक चलता है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार चलता है। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार चलता है। 25 से 28 आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चलता है। 30 और 30 संस्कृत और शिक्षा का अधिकार चलता है। और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार चलता है। यही पूछा है आपसे कि 25 से 28, याद रखें 25 से 28 मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 25 से 28 मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। याद रखें, जब देश में इमरजेंसी लगती है यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आपका कभी भी समाप्त नहीं होते हैं और सारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात, मौलिक अधिकारों में जो आर्टिकल 32 है जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्यों? क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 आपको इतनी ताकत देता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यदि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते, आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, तो आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। और वहां पर आपको 5 रिटें मिलेंगी, जैसे बंदीपत्र प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये 5 रिटें होंगी। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार बसवराज बोम्मई भारत के राज्य के मुख्यमंत्री थे। मतलब पूछ रहा है बसवराज बोम्मई आपके कहाँ के मुख्यमंत्री थे। याद रखें 2022 में ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे, कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय को निरूपित करती है, ऋण को निरूपित करती है, पूंजी को निरूपित करती है और देयता को निरूपित करती है। याद रखिए उस व्यक्ति के आपका क्या होती है, औसत आय को निरूपित करती है, तभी तो प्रति व्यक्ति आय है ये। ठीक है, और सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का जो अंदाजा है वो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनलिमिटेड रूल इन इंडिया नामक किताब 1878 में लिखी थी, जिसमें सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय आय बताई थी। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है। तो पुराने वीडियो में मैं प्रश्न का उत्तर बताया था कि मीटर गेज, ब्रॉड गेज और नैरो गेज ये रेलवे लाइन की 3 लंबाइयाँ होती हैं। याद रखें, ब्रॉड गेज होती है, मीटर गेज होती है, नैरो गेज होती है, लेकिन आपका फुट गेज नहीं होती है।
तो कौन सी श्रेणी नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फुट गेज। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? मतलब पूछ रहा है कि भैया यूपी में कौन सा त्योहार नहीं मनाया जाता है? तो याद रखें, यूपी में ताज महोत्सव होता है। ठीक है, नुआखाई ये आपका कहाँ का है? उड़ीसा का है। नुआखाई कहाँ का है? उड़ीसा का है। गंगा महोत्सव होता है, बुद्ध महोत्सव होता है, मतलब कौन सा नहीं होता है? नुआखाई कहाँ का है? उड़ीसा का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखें। फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार हिल में राजभवन में नए दरबार हाल का उद्घाटन किसने किया था? मतलब मुंबई में पूछ रहा है, मालाबार हिल में आपका राजभवन का उद्घाटन किसने किया था 2022 में? तो याद रखें, इसका जो उद्घाटन किया था श्री रामनाथ कोविंद जी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जल के विद्युत विद्युत अपघटन का एक उदाहरण है, मतलब विद्युत अपघटन का उदाहरण कौन सा है? तो द्वीप स्थापना प्रक्रिया नहीं है। इसका जो राइट आंसर है क्या है? वियोजन अपक्रिया। ठीक है, तो वियोजन अपक्रिया जो है जल में विद्युत अपघटन का क्या है? एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? मतलब पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की बात कर रहा है, तो सरफेस टेंशन है क्या? द्रवों का वह विशेष गुण जिनके कारण द्रवों का एक स्वतंत्र पृष्ठ एक प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह व्यवहार करता है और कम से कम क्षेत्रफल घेरने की चेष्टा करता है, उसे सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कहा जाता है। याद रखें, सबसे ज्यादा जो पृष्ठ तनाव होता है वो किसका होता है? जल का होता है। और जल की तभी तो बूंद जल की गोल होती है, मतलब जो जल की बूंद होती है वो कम से कम एरिया घेरने का प्रयास कर रही है सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। यदि आपसे पूछा जाए जल की बूंद का गोल होने का रीजन क्या है, तो उसका भी रीजन क्या है? सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? मतलब यदि पूरे विश्व के रिसोर्सेज देखे जाए, वाटर रिसोर्सेज, तो भारत का अंश कितना है? तो याद रखें, भारत का अंश कितना है? 4% आपका रिसोर्सेज में भारत का स्थान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्ले को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजर जाती है और उस गेंद में रन बनते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है कि कोई क्रिकेटर खेल रहा है तो या तो बगल से गेंद गुजर जाए, बल्ले से टच ना करे और उसका रन भी मिल जाए, तो उसे कहा जाता है क्या? बाई कहा जाता है, बाई। ठीक है, और एलपीडब्ल्यू सबको पता होगा कि यदि मिडिल स्टंप में गेंद आती है तो आपका क्या है? एलपीडब्ल्यू आउट माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड इन इंडिया, मतलब भारत में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी मापी जाती है, कौन मापता है? नेशनल एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ये नहीं नापता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई भी नहीं नाप रहा है। एनएस नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनएसएस हो, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका भारत में बेरोजगारी नापने का काम करता है। ठीक है, एनएसएसओ सीएसओ दोनों को मिला करके 2015 में एनएसओ कर दिया गया है। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मोहिनीअट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? मतलब ये मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं और इनको क्या मिला हुआ है? पद्मश्री। ठीक है, तो कौन है वो? कनकरेले, केपी किटप्पा पिल्लई, महबूबा सुहानी और सुचित्रा एला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कनकरेले, इनको पद्मश्री मिला हुआ है आपका मोहिनीअट्टम के लिए। और मोहिनीअट्टम आपका केरल का लोक नृत्य है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं या प्रसिद्ध हैं उसके लिए? तो सितारा देवी जो हैं ये किसके लिए फेमस है? कथक के लिए फेमस है। कथक नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में मनाया जाता है। मणिपुरी आपका मणिपुर का लोक नृत्य है, मणिपुर का है। भरतनाट्यम आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम है। और जो कथकली है वो कहाँ का है? केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कथकली। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बना? कहाँ की बात कर रहा है? आजमगढ़, आजमगढ़ की बात कर रहा है। और धर्मेंद्र यादव को पराजित करके कौन? यशवंत सिंह, दिनेश लाल यादव, घनश्याम सिंह लोधी और अखिलेश यादव। इसका राइट आंसर क्या है? दिनेश लाल यादव इसका राइट आंसर है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें,
आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मतलब आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है और राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री ये नहीं होते हैं, राज्य के वित्त मंत्री ये भी नहीं होते हैं, राज्य के राज्यपाल ये भी नहीं होते हैं। तो कौन होता है? राज्य विधानमंडल का जो अध्यक्ष होगा वही आपका क्या होगा? राज्य व्यापार सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को किसके द्वारा स्थायी रूप से समाप्त किया गया था? मतलब औपनिवेशिक काल की बात कर रहा है तो कृषि में एक ठहराव आ गया था। तो ठहराव जाहिर सी बात है किससे दूर किया गया था? हरित क्रांति जो 60 से 70 के दशक में आई थी। 1966 में हरित क्रांति भारत में तीव्र गति से फैली थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं और भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं स्वामीनाथन। और हरित क्रांति में उत्तम किस्म के बीजों का उत्पादन किया गया था और उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाया गया था। गेहूं की उपज में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। तो ये है हरित क्रांति। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। ठीक है, देखिए मौर्य वंश के बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था और बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की नींव डाली थी। शुंग एक ब्राह्मण वंश था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और शुंग वंश के लिए अश्वमेध यज्ञ जो है महर्षि पतंजलि ने करवाए थे क्योंकि ये शुंगों के क्या थे? गुरु थे। ठीक है, तो याद रखिए मित्र शुंग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है, वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है क्या कहलाता है? संशोधित अधिशेष, संतुलित अधिशेष, आयातित अवशेष और बाजार अधिशेष। तो बाजार में बेचा जाएगा तो क्या चीज कहलाएगी? बाजार अधिशेष कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। फरवरी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था ये 1920 में चला था, महात्मा गांधी का सहयोग आंदोलन। और याद रखिए महात्मा गांधी का सहयोग आंदोलन तीव्र गति से चल रहा था और तभी आपका 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के में आपका चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है। चौरी चौरी आपका चौरा हत्याकांड हो जाता है जिसमें आपका चौरी चौरा हत्याकांड होता है जिसमें जो स्थानीय लोग थे तो भारतीयों ने थाने में आग लगा दी थी जिस कर्मी जलकर के राख हो गए थे। तो गांधी जी नाराज हुए थे और उन्होंने कहा था कि आपका असहयोग आंदोलन को मैं रद्द करता हूं। ठीक है, तो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद आपका इससे क्या कर लिया गया था? असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। ठीक है, बढ़ते मानेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखें तो ये थे दोस्तों आपके प्रश्न। ठीक है, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।